हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर फुरकान फिर से आ गया आपके लिए लाइफ प्रोसेस के दूसरे पार्ट के साथ। और पिछले पार्ट में हमने बात किया था लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन का, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन बताई कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और फिर लाइफ प्रोसेस के कुछ सिम्टम्स की बात की हमने, लाइफ के कुछ सिम्टम्स की बात की, और एक फीचर्स जिसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेस का वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में जाना, न्यूट्रिशन के मोड के बारे में जाना, और न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे, अगर हम अकरेंस के बेसिस पर बात करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि अगर हम अकरेंस के बेसिस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहला पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट और दूसरा पार्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे छोटी क्लासेस से, कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन, अपना फूड खुद बना सकते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है। और एनिमल जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधों में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और आप जानते हैं आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। ये चार कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना इनके प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, जिसमें प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और बाद में यही ग्लूकोज वो सुक्रोज और स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। तो ग्रीन प्लांट्स, अब ये कहाँ कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? वेरी सिंपल, फोटोसिंथेसिस जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन डू द फोटोसिंथेसिस। चाहे वो यूनिसेलुलर एल्गी हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो। प्लांट्स किसी भी कैटेगरी का है, कंडीशन क्या है, दे शुड हैव क्लोरोफिल। उसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। बिना क्लोरोफिल के वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। सपोज दैट उसके पास सनलाइट है, उसके पास CO2 है, उसके पास वाटर है, लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। तो अब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता कैसे है? तो जो है सिंपली वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर की हेल्प से क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। और इस कन्वर्जन की प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। सिंपली अगर हम बैलेंस्ड रिएक्शन की बात करें तो प्लांट जो होता है वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल H2O के और सनलाइट
इनकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से फॉर्मेशन करता है अपने फूड का, और वो फूड होता है उसका क्या, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो सिंपली ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन। और बच्चों में एक बात और आपको बता दूं, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर इस रिएक्शन को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या आपको बैलेंस करने के लिए दे सकता है, या आपको हाफ रिएक्शन दे करके बाकी के मतलब रिएक्टेंट लिख देगा, आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, या इसी रिएक्शन में कुछ चीजें मिसिंग होंगी और आपको उन्हें फिल करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार अगर आप पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। तो अगर बैलेंस्ड इक्वेशन पूछता है तो आपको ये इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर का बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है सनलाइट। अब अगर हम सनलाइट की बात करें तो वेरी सिंपल, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन है, और सन से जो लाइट आती है प्लांट उसी लाइट में फोटोसिंथेसिस करता है। तो अब यहां पर एक बात आती है कि भाई क्या प्लांट सारी लाइट्स में फोटोसिंथेसिस करता है, तो हमारा आंसर होगा नो। बिल्कुल, प्लांट जो है वो सारी लाइट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। प्लांट्स की अपनी एक रेंज है, उसी रेंज की लाइट में, उतनी वेवलेंथ की लाइट पर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब अगर प्लांट की बात हम कर रहे हैं, लाइट की बात हम कर रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा रेंज है जिस रेंज में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि प्लांट जो है वो विजिबल लाइट में, अब जो हमारा विजिबल लाइट है, ठीक है, विजिबल लाइट उसकी जो रेंज होती है वो आपको पता है 380 से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच में आपका जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन ये तो हमारा रेंज है इसका, ये हमारा रेंज है विजिबल रीजन का। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में। और ये जो 400 से 700 नैनोमीटर की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहते हैं पार। क्या बोलते हैं? पार। पार का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को कहते हैं पार, और वैल्यू होती है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, जिस रेंज में प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा ये विजिबल, इसको बोलते हैं ना, ये जो लाइट का रेंज है ना 380 से लेकर 780 तक, इसको हम बोलते क्या है? दैट इज विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन है जहां से आपको, जिस लाइट में आप आसानी से आपकी विजिबिलिटी होती है। तो अगर हम इस लाइट की बात करते हैं तो ये जो लाइट है, ये लाइट बनी होती है 7
7 डिफरेंट मिक्सचर है लाइट का। 7 डिफरेंट मिक्सचर कौन कौन से? आपका वो लाइट है जो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है और इन्हीं लाइट्स में प्लांट फोटोसिंथेसिस, इसी लाइट में अगर हम बात करें तो ये हमारी जो लाइट का रेंज स्टार्ट होता है ये है 380 एंड दैट इज 780 नैनोमीटर। और इसी रेंज में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। समझ गए ना? तो वेरी सिंपल, आपका जो प्लांट होगा, कोई भी ग्रीन प्लांट विजिबल रीजन में ही, हमारे विजिबल जो रीजन है लाइट का, उसी रीजन में वो फोटोसिंथेसिस करता है। और बेसिकली ये 7 लाइट का मिक्सचर होता है। अब एक बात और कि जो प्लांट है, क्या ये सारी लाइट में, मतलब वॉयलेट में, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में, रेड में, क्या ये सभी में फोटोसिंथेसिस एक ही रेशियो में करता है, इक्वल रेट से करता है? नो। प्लांट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे अलग अलग फोटोसिंथेसिस की रेट शो करता है। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करता है वो रेड और ऑरेंज, इस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। यहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑरेंज और रेड रीजन में प्लांट करता है। और सबसे कम कब करता है? सबसे कम करता है ब्लू और वॉयलेट लाइट में। यानी ये जो रीजन है यहां पर मिनिमम होती है लाइट की, मिनिमम, सबसे कम। यहां पर सबसे कम करेगा, यहां पर सबसे ज्यादा। यानी रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ पर जब पहुंचेगी लाइट तो प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। और जब लाइट वॉयलेट और ब्लू के बीच में होगी, इस वेवलेंथ के बीच में होगी, 380 के नियर अबाउट या 380 से 400 के बीच में होगी, तो उस समय मिनिमम जो है फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है। अच्छा, वो कौन सी लाइट है या वो कौन सा रेंज है जिस पर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता? दैट इज ग्रीन। नो फोटोसिंथेसिस, यहां कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नो फोटोसिंथेसिस। प्लांट बिल्कुल फोटोसिंथेसिस इस लाइट में नहीं करता। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में, अब अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में, तो कुछ चीजें अगर आप एनसीईआरटी उठा करके देखोगे तो कुछ बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं फोटोसिंथेसिस के। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन। और जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो वाटर के ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, वही इलेक्ट्रॉन आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और इसी फॉर्मेशन में ऑक्सीजन रिलीज होती है जब ब्रेकडाउन होता है वाटर का। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना फोटोसिंथेसिस में, अक्सर पूछ लिया जाता है कि द ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आ रही है? तो वो कहां से आ रही है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। वो वाटर से रिलीज होती है। यानी कि जो ऑक्सीजन हम फोटोसिंथेसिस में दे रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? वो ऑक्सीजन वाटर से बन रही है। ठीक है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पूरी होती है और उसमें प्लांट क्या करता है? प्लांट बनाता है C6H12O6, यानी जिसे आप नॉर्मली ग्लूकोज कहते हैं। और बाद में यही ग्लूकोज प्लांट क्या करता है? सुक्रोज अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है
तो सुक्रोज में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर स्टोर करना है तो उसे स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा। ठीक बात। तो ये हो गई बात फोटोसिंथेसिस की। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आप देखें दूसरा फैक्टर जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, या तो अभी मैंने लाइट की बात कर ली, अभी हम आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पे, और दूसरा फैक्टर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, all terrestrial plant do the photosynthesis with the help of carbon dioxide। वो तो सबके लिए चाहिए, चाहे वो प्लांट टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो हाइड्रोफिटिक हो, चाहे वो जीरोफिटिक हो। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को चाहिए CO2, और आप जानते हैं कि CO2 कहां से लेगा, वो एटमॉस्फेयर से लेगा। अब हमारी तरह तो नहीं है ना प्लांट कि इनहेल कर लेगा, एक्सहेल कर लेगा, ब्रीदिंग सिस्टम है, नो। तो कैसे करेगा, उसके लिए उसके पास एक बहुत ही माइन्यूट सा पोर उसके लीफ सरफेस पर होता है, जिससे कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इट इज अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। प्लांट्स में मैक्सिमम नंबर में लोअर सरफेस पर होता है, कुछ उससे कम अपर सरफेस पर भी स्टोमेटा होते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग होती है, और इसी स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जो है वो CO2 इंटर करती है लीफ में। CO2 इंटर करती है लीफ में, और CO2 इंटर करने के बाद फिर ऑब्वियस सी बात है कि उस CO2 का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। अब यहां पर एक बात और मैं आपको बताता चलूं, साथ में कुछ थोड़ी सी बातें हम स्टोमेटा के बारे में भी करेंगे। ये जो स्टोमेटा है दैट इज अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग है, छोटा सा पोर है। लेकिन ये पोर अकेला नहीं होता, इस पोर की सुरक्षा करने के लिए, इस पोर को गार्ड करने के लिए इसके पास किडनी शेप्ड की 2 सेल होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। और ये दोनों गार्ड सेल जो होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, दैट इज गार्ड सेल। ये किडनी शेप सेल गार्ड सेल है, और यही गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। जब स्टोमेटा की गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में होगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब गार्ड सेल फ्लैशिड कंडीशन में होगी, यानी वाटर लॉस कर चुकी होगी बाय द ट्रांसपीरेशन या फिर बाय द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करने में एबल होती है, सक्षम होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो वाटर भी यूटिलाइज करेगी। तो ट्रांसपीरेशन से भी वाटर लॉस होगा, फोटोसिंथेसिस में भी वाटर लॉस होगा, जिससे क्या होगा, जब वाटर की डिफिशियंसी होगी गार्ड सेल में, तो वो फ्लैशिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, जो उसकी नेबरिंग सेल है, आस पास की जो सेल हैं, उन सेल से वाटर डिफ्यूज होकर के फिर से गार्ड सेल में आएगा, गार्ड सेल फिर से ओपन होगी, फिर से CO2 इंटर करेगा, और फिर से प्रोसेस आगे चलेगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल। और कैसे वो क्लोज और ओपन होती है, बाय द टर्जिडिटी। अगर टर्जिड है तो ओपन होगी, अगर फ्लैशिड है तो क्लोज होगी। इस तरीके से गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से CO2 का डिफ्यूजन इनसाइड आउटसाइड से इनसाइड लीफ में होता रहता है, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म चलती रहती है। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है क्लोरोफिल। हमने CO2 की बात कर ली, हमने लाइट की बात कर ली। अभी जो तीसरा फैक्टर है, मेजर फैक्टर, वो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, वेरी सिंपल।
क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। कहां प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम आपको कहें कि क्लोरोप्लास्ट में कहां प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में। अगर हम कहें ग्रैनम में कहां प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे ग्रैनम के थैलाकॉइड में। तो क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम के थैलाकॉइड में प्रेजेंट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? थैलाकॉइड के अंदर। आपने देखा होगा, जो क्लास 9th में आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि एक जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन रख करके आप बनाए, ऐसे ही थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से थैलाकॉइड आपस में एक दूसरे के ऊपर सेट होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ग्रैनम कहते हैं। और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट होता है और उसे कनेक्ट करने वाले को कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में, इसके बाद नेक्स्ट ईयर पूरा एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, जहां हम फोटोसिंथेसिस को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर फिलहाल आप इतना जाने कि क्लोरोफिल क्या है। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, और यह पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम के थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब आप एक बात समझो, प्लांट के का हर वो पार्ट, चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे वो उसकी लीफ हो, आप जानते हैं कि जब प्लांट की स्टेम यंग होती है तो उसमें वो भी ग्रीनी कलर की होती है। इसका मतलब वहां पर भी क्या मौजूद है? वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, यानी कि क्लोरोफिल मौजूद है। और अगर क्लोरोफिल है तो प्लांट्स क्या होगा? प्लांट्स ग्रीन कलर का होगा। वो पार्ट प्लांट का जहां पर क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन होता है। अच्छा, आगे चलते हैं टाइप ऑफ क्लोरोफिल पे। तो टाइप ऑफ क्लोरोफिल अगर हम देखें तो टाइप ऑफ क्लोरोफिल 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये वो टाइप्स हैं क्लोरोफिल के जो अगर आप नॉर्मली रेंज उठाकर देखेंगे तो एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के प्लांट के बीच में डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल मिलेंगे। लेकिन सबसे कॉमन जो क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी, जो आपको एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक की रेंज में हर जगह देखने को मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन और यू कैन से मोस्ट अबंडेंटली फाउंड क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभी काम क्या है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल एक लाइट सेंसिटिव जो है पिगमेंट है। जब सनलाइट इंडेंट होती है लीफ पर, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है? इस पिगमेंट्स को एक्साइट करता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और फिर आगे की प्रोसेस रिडक्शन की CO2 की स्टार्ट होती है। वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, डार्क एंड लाइट रिएक्शन जो है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है वो मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है प्लांट में। ये एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिना क्लोरोफिल के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई तो आगे की कोई प्रोसेस नहीं चलेगी, सिंपल। अच्छा, अदर पिगमेंट ऑफ प्लांट्स, क्या केवल क्लोरोफिल ही प्लांट में होगा? नहीं, प्लांट में और भी पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट? जैसे प्लांट में कैरोटीन होता है, आपने देखा होगा प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट ऑरेंज कलर के होते हैं, तो वहां पर कौन सा पिगमेंट होगा? कैरोटीन होगा। अगर प्लांट का कोई पार्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है तो आप समझ जाइए वहां पर ज़ैंथोफिल है, और अगर रेड या वॉयलेट है तो फाइकोबिलिन्स है। ये अदर पिगमेंट्स हैं प्लांट में। तो क्लोरोफिल के अलावा अगर प्लांट्स में अदर पिगमेंट के बारे में पूछ ले कि प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल के साथ प्लांट में कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलिन्स जैसे पिगमेंट भी पाए जाते हैं। इनके अपने अलग अलग डिफरेंट रोल हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने बात की कि क्लोरोफिल की, हमने बात की सनलाइट की, हमने बात की जो है क्लोरोफिल की, सनलाइट की, और जो है CO2 की। ये 3 चीजों की हमने बात की, और ये 3 मेजर फैक्टर हैं। अगर आप NCERT उठा करके देखेंगे
तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं या कुछ एक्टिविटीज़ नंबर 5.1 है, 5.2 है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में है। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो उनको हमने एज अ एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखा है। तो जो है आपको मैं उन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके आगे हम लोग बात करेंगे और मैं इन 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ में शुगर टेस्ट क्या होता है या सॉरी स्टार्च टेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास अगली होने वाली है आपकी, क्योंकि ये जो मैं 3 एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली इसमें से अगर आप PYQs उठाकर चेक करोगे तो लगभग हर साल इनमें से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट आ ही जाता है। तो अगली क्लास में और भी ढेर सारे नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।